नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। नमस्कार, स्वागत है आपका टोटल हेल्थ में। मैं हूं किरण भारद्वाज। कतिल शिफाई का एक शेर है, वो ये कहते हैं कि हाथ में कागज के लिए छतरियां, घर से न निकला करो बरसात में। दूसरी तरफ हमारी जो जिंदगी है उसके बारे में भी कुछ ऐसा ही है। हम सब ने अपने अपने ख्वाबों की एक दुनिया सजा रखी होती है, लेकिन जिंदगी के बारे में एक बात तय है कि वो अनिश्चितताओं से भरी हुई है। जिंदगी में कब क्या हो जाए, कोई दुर्घटना हो सकती है या कोई ऐसी गंभीर स्थिति जो मेडिकल इमरजेंसी जिसे कहते हैं वो हो जाए, उसके बारे में कोई पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, यानी उसका कोई पूर्वानुमान नहीं लगा सकता कि वो कब या किस समय होगी। इसके अलावा दुर्घटनाएं तो हम सब जानते हैं, दुर्घटनाएं कब कैसे घटती हैं किसी को पता ही नहीं। लेकिन जब ऐसा कुछ हो जाए तब हम क्या करते हैं? अक्सर लोगों के हाथ पांव फूल जाते हैं। परिवार में या आसपास किसी को समझ में ही नहीं आता कि वो करे क्या। और तो और घायलों की कई बार ऐसा भी देखा गया है कि उनकी दशा बिगड़ जाती है सिर्फ इस वजह से क्योंकि आसपास लोगों को मालूम ही नहीं था कि करना क्या है। हमारे पास बहुत लोगों के नंबर होते हैं, खाना कहाँ से मंगाना है, टैक्सी कहाँ से मंगानी है, लेकिन इमरजेंसी के वक्त किसे फ़ोन करना है? आज बहुत विस्तार से टोटल हेल्थ में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो सेवाएं होती हैं जब व्यक्ति उसके बाद अस्पताल पहुंचता है और ऐसे शब्द सुनता है आईसीयू, सीसीयू या वेंटिलेटर, इन सब के क्या मायने हैं और इन सब का जीवन बचाने में क्या महत्व है, खासकर तब जब जिंदगी हो खतरे में। और ख़ास तौर पर जब इस तरह की कोई भी स्थिति उत्पन्न होती है तो विशेषज्ञों के अनुसार ये बात साफ है कि बहुत ज़्यादा देर होती है ये सोचने में कि किस अस्पताल जाएं, कहां फ़ोन करें या फिर किस तरह से रोगी को अस्पताल ले जाया जाए। और जैसे जैसे देर होती है वैसे वैसे ख़तरा बढ़ता है उस व्यक्ति की ज़िंदगी को और बहुत मुश्किल हो जाता है विशेषज्ञों का काम। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम पहले से तैयार हों, इन सभी सेवाओं के बारे में जानकारी लें। और ख़ास तौर पर जो एक बड़ी दिक्कत आती है कि जब भी कोई ऐसे गंभीर लक्षण उत्पन्न होते हैं तो उसकी पहचान नहीं हो पाती क्योंकि उसके विषय में जानकारी ही नहीं होती। इसलिए आज तमाम तरह की इमरजेंसी यानी आपातकालीन स्थिति क्या हो सकती है, कौन से खतरे के लक्षण होते हैं, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे और ये समझेंगे कि दरअसल ऐसी दुविधापूर्ण स्थिति जब खतरे में हो किसी अपने का जीवन तो कितना मुश्किल होता है और उसे किस तरह से उसका सामना करें या फिर कैसे चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश की जा सकती है। मेडिकल इमरजेंसी यानी वो स्थिति जो व्यक्ति के जीवन के लिए खतरा बन सकती है। ऐसी स्थिति किसी दुर्घटना, चोट या बीमारी जैसे किसी कारण से उत्पन्न हो सकती है। ऐसा होने पर कई प्रश्न घेर लेते हैं। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? व्यक्ति को किस अस्पताल में ले जाएं या अस्पताल कैसे ले जाएं? इसका फैसला करना जरा मुश्किल लगता है। ये सोचने में जितना अधिक समय लगेगा, अस्पताल पहुंचने में उतनी ही अधिक देर और व्यक्ति की जिंदगी को अधिक खतरा भी। वहीं कभी कभी इस दौरान खुद ही कोई गलत दवा दे देने से स्थिति बिगड़ सकती है। ऐसी किसी भी स्थिति में जरूरी है कि उत्पन्न हो रहे लक्षणों को पहचान कर और व्यक्ति की स्थिति की गंभीरता को जानकर उसे तुरंत अस्पताल ले जाएं और उसे जल्द से जल्द सही इलाज मिल सके। टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज। किसी भी मेडिकल इमरजेंसी की वजह से ज़िंदगी पर जब ख़तरा आता है तो सबसे बड़ी ज़रूरी बात समझने की है वक्त गंवाए बिना क्या करना है। आज विशेषज्ञों से समझते हैं, क्योंकि विशेषज्ञ ये बताते हैं कि जब भी कोई दुर्घटना होती है या फिर इमरजेंसी सिचुएशन तो उसमें गोल्डन पीरियड यानी वो समय जिसमें अगर व्यक्ति को अस्पताल पहुंचा दिया जाए तो उसके जीवन को बचाया जा सकता है। और ख़ास तौर पर ज़रूरत है लक्षणों की पहचान करने की और ये समझने की कि क्या करें ऐसी स्थिति में। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खास विशेषज्ञ। तो आइए सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुबोध गर्ग, आप एडिशनल प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। नमस्कार। डॉक्टर पीएन सिंह,
consultant in charge ICU, Holy Family Hospital. Good evening. And Dr. Nirupama Sharma, critical care specialist from Fortis Hospital. और आज के हमारे साथ इस चर्चा में जयपुर से शामिल रहेंगे डॉक्टर आलोक माथुर। आप कार्डियक एंड क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हैं। नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। और ये जो बहुत महत्वपूर्ण विषय जिसकी आज हम बात करने वाले हैं, बहुत से सवाल सभी के मन में होते हैं, ख़ास तौर पर यह समझने के लिए कि ऐसी स्थिति को डील कैसे किया जाए, बेटर तरीके से टैकल कैसे किया जाए। ऐसे किसी भी सवाल पूछने के लिए, हमारे विशेषज्ञों से बात करने के लिए, या फिर कुछ आप जानना चाहते हैं, उसके लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर इस 1 घंटे के दौरान कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800111234। इस नंबर पर कॉल करते समय अपने टीवी की आवाज़ आप कम रखें, संक्षिप्त सवाल पूछें और फ़ोन करने के लिए मोबाइल का प्रयोग न करें। इसके अलावा आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है totalhealthddnews@gmail.com। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर सुबोध, आपसे हम ये समझना चाहें कि इमरजेंसी या आपात स्थिति स्वास्थ्य को लेकर अगर बात करें तो ये इमरजेंसी दरअसल है क्या? इमरजेंसी देखिए 2 तरीके से हो सकती है। एक तो किसी दुर्घटना से हो सकती है, एक्सीडेंट वगैरह से हो सकती है, और दूसरा जो है वो किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से हो सकती है। और वो मेडिकल कंडीशन हो सकता है आप में पहले से कुछ हो, उसकी वजह से हो सकती है, और यह अचानक से कुछ कंडीशंस कई बार ऐसे हो जाती है जैसे चोकिंग हो जाती है। आप किसी पार्टी वगैरह में जाते हैं, कुछ खाते हैं आप, तो कुछ आपके सांस की नली में कुछ चीज़ फंस जाए, वो एक इमरजेंसी हो सकती है। आप वैसे ठीक थे पर एकदम से आपको कोई इमरजेंसी हो जाती है। जी, इमरजेंसी की जब भी बात आती है डॉक्टर सिंह, तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी व्यक्ति को बीमारी हो तो उसके पास टाइम होता है कि सोच लिया, डॉक्टर के पास गए और ये तय किया कि इलाज कैसे करवाया जाए, कहाँ से करवाया जाए। लेकिन जैसे ही इमरजेंसी होती है, जो रिएक्शन टाइम होता है वो बहुत शार्प चाहिए, और वहाँ पर कहीं ना कहीं पैनिक भी होता है और सोचना कि अस्पताल कौन सा सही है, डॉक्टर कौन सा सही है, या आप क्या करें, ये तमाम चीज़ें उस स्थिति को ज़्यादा मुश्किल बनाती हैं। किस तरह की व्यू पॉइंट वहाँ पर होना चाहिए, तैयारी होनी चाहिए, जिससे स्थिति को बेहतर तरीके से हैंडल किया जाए? सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि इमरजेंसी होती क्या है, कब हमें मालूम होना चाहिए कि कब हम हॉस्पिटल जाएं, कब हम किसी स्पेशलिस्ट की हेल्प लें। तो इमरजेंसीज अलग अलग तरीके की होती हैं, जैसे अगर अचानक सांस फूलने लग जाए, चोकिंग हो, या फिर अगर चेस्ट पेन शुरू हो, या बेहोशी की हालत हो, आदमी बेहोश हो जाए, या ऑल्टर्ड मेंटल स्टेट कहते हैं जिसे गफलत की हालत कहते हैं, या किसी बॉडी में कहीं पे वीकनेस शुरू हो जाए, जैसे एक तरफ का पैरालिटिक अटैक हो, या कोई एक्सीडेंटल इंजेक्शन ऑफ ड्रग्स, पॉइजनस सब्सटेंस, या फ्यूम इंजेक्शंस, या कोई ऐसी सीवियर चोट लग जाए जिससे ग्रीवियस इंजरी हो, या फिर स्नेक बाइट। तो ये सारे ऐसे कंडीशंस हैं कि जब जल्दी से जल्दी हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। ये कोई भी ऐसी कंडीशन जो थ्रेट टू लाइफ हो, उसमें अर्लीस्ट मेडिकल हेल्प हमें लेना चाहिए। और इसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है ये जानना कि हमारे आसपास जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है कौन सा है, क्योंकि सबसे ज़रूरी बात इसमें होती है नियरेस्ट हॉस्पिटल में कम से कम समय में पहुंचना। जी, एक ये बात हुई बड़ी महत्वपूर्ण कि जब जीवन को खतरा है तो वो एक मेडिकल इमरजेंसी है। डॉक्टर निरूपमा, एक बात और भी है, कुछ ऐसी भी स्टेट होती होंगी, कुछ ऐसी अवस्थाएं भी होती होंगी जिसमें जीवन तो बच गया लेकिन मेडिकल इमरजेंसी ज़रूर कहेंगे, क्योंकि या तो शरीर पर या मस्तिष्क पर मेंटली या फिजिकली पता चला कि बहुत बुरा असर पड़ गया, वो भी मेडिकल इमरजेंसी में ही आएगा। हाँ, वो भी मेडिकल इमरजेंसी में आएगा। जैसे कि अगर आपको घर में बैठे बैठे हार्ट अटैक के आपको सिम्टम्स पता हैं कि ये हो सकते हैं, अगर सही टाइम पर इंटरवेंशन हो जाए तो उसको बचाया जा सकता है। जी, ऐसी चीज़ें हैं। और कुछ कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें मेडिकल इमरजेंसी होती है और उसके बाद आपको क्रिटिकल केयर की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए आपको एक मल्टी स्पेशलिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि किस कंडीशन में हम एक अपने कॉलोनी के डॉक्टर के पास जा सकते हैं और किस कंडीशन में हमको एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जाना है, जहाँ जल्दी से जल्दी इंटरवेंशन करके हम मरीज़ को ठीक करने की कोशिश। जयपुर चलते हैं डॉक्टर आलोक माथुर के पास। डॉक्टर आलोक माथुर, ये बात हो रही है कि जो लाइफ थ्रेटनिंग, जीवन को खतरा पैदा हो जाए, ऐसी अवस्थाएं जो होती हैं, उसमें दिल की बात निकलकर सामने आई है कि हार्ट अटैक को लेकर कितना समय रहता है, इसको कितनी जल्दी हमको एड्रेस करना चाहिए
और लक्षण हम पहचाने कैसे? देखो, हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक दोनों ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जी। अब हार्ट की जब बात करते हैं तो कहते हैं कि टाइम इज़ मसल। जो फर्स्ट आवर है दैट इज़ गोल्डन आवर। उसके अंदर अगर कोई भी व्यक्ति अगर समय पे हॉस्पिटल पहुंच जाता है और उसको टाइमली इंटरवेंशन मिल जाता है तो वो जो मसल जो डैमेज हो जाने वाली है परमानेंट, वो अपन पूरी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से ब्रेन स्ट्रोक है, तो दोनों जो कार्डियोवैस्कुलर मेजर इलनेसेस हैं, चाहे वो हार्ट अटैक हो चाहे वो ब्रेन स्ट्रोक हो, उन दोनों के अंदर टाइम की ही इम्पोर्टेंस है। अब डिटेक्शन की जहाँ तक बात आती है, जैसे कोई भी कार्डियक पेशेंट है, एक आम आदमी को हर एक को पता है कि भाई चेस्ट पेन है, पसीना आते हैं, घबराहट होती है, सांस भरता है, ये एक आम आदमी जानता है। पर जब स्ट्रोक की बात आती है तो एक आम आदमी को ये पता नहीं है कि स्ट्रोक प्रेजेंट कैसे होता है। वो सोचता है पता नहीं चक्कर आ रहा है, घबराहट हो रही है, ऐसा लग रहा है। तो कुछ चीज़ें हैं जो हर एक आदमी को पता होनी चाहिए। जब कोई आदमी अनईजी फील करे, लगे कि चक्कर आ रहे हैं या नीचे की तरफ गिर रहा है, तो रूल ऑफ फास्ट है। एक आम आदमी भी देख सकता है कि इसका फेस कहीं डेविएशन तो नहीं है। आम उसको कह के उठा के देखिए कि वो आम उठा पा रहा है या नहीं पा रहा, मतलब एक पैरालिटिक तो नहीं हो रखा। इसी तरीके से बात आती है, उसको बोल के देखें कि भाई स्पीच वो बोल पा रहा है नहीं पा रहा। एंड टाइम, जैसे शुरू में बात हुई कि जो इमीडिएट जितने भी इवेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर कार्डियोवैस्कुलर होते हैं। आपने बात की जैसे हार्ट अटैक की, अगर कोई भी व्यक्ति विद इन 1 आवर अगर हॉस्पिटल पहुंच जाता है, या जो डोर टू निडल टाइम अपन मानते हैं कि लैब में पहुंच जाता है जी, तो उसकी मसल्स को अपन पूरा बचा सकते हैं। डॉक्टर आलोक, एक छोटी सी बात दिल के दौरे को लेकर, जो लक्षणों को लेकर हो रही है। आपने 2-3 लक्षण जो बताए कि सभी जानते हैं, इनके अलावा महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या इन लक्षणों के अलावा सीने में दर्द होना, पसीना आना, सांस फूलना, इनके अलावा कोई ऐसे लक्षण भी हो सकते हैं? जैसे बार बार हम लोगों ने कार्यक्रम में कई बार ये डिस्कस किया है कि एसिडिटी के लक्षण हो रहे हैं, लोग समझते हैं कि शायद ये बदहजमी हो रही है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने कहा कि इसका जो प्रेजेंटेशन है केवल चेस्ट में नहीं है। अगर कोई भी आदमी कोई जो अपना ये जॉ है, यहाँ से अम्बलाइकस का जो एरिया है, सेंटर ऑफ एब्डोमेन, यहाँ की कोई भी डिस्कम्फर्ट लेफ्ट साइड या राइट साइड हो, या एक अनइजीनेस या जलन सी प्रेजेंटेशन हो, तो इसके अंदर जो है अपने हार्ट अटैक के सिम्टम्स हो सकते हैं। पर हार्ट अटैक का एक बहुत मेजर प्रेजेंटेशन है, वो कार्डियक अरेस्ट भी है। मतलब ये भी जानना चाहिए कि एकदम आदमी का व्यक्ति अगर हार्ट बंद हो जाता है, वो भी एक हार्ट अटैक का प्रेजेंटेशन है। पर अमूमन जो होती है एसिडिटी, अनइजीनेस, और कोई भी आदमी जो पेन है या अनइजीनेस को एक्सप्लेन नहीं कर पाता या उसको लोकेट नहीं कर पाता। अच्छा, उसको लगेगा कि मेरे को यहाँ कुछ फीलिंग हो रही है, बट वो पिन पॉइंट नहीं कर पाएगा। नॉर्मली जो पेन्स होते हैं जिनको आदमी पिन पॉइंट कर पाता है, वो कार्डियक कम होते हैं। पर जो हार्ट का पेन होता है उसको एक डिस्कम्फर्ट की फीलिंग देगा। और वो भी मैंने जैसे बताया कि जॉ से अम्बलाइकस तक, लेफ्ट, राइट, बैक या नेक, वो कहेगा मुझे चोकिंग सी सेंसेशन हो रही है, वो हार्ट अटैक की तरीके से प्रेजेंट कर सकता है। जी डॉक्टर सुबोध, ये तो बात हुई वो इमरजेंसी, वो लक्षण जो हार्ट अटैक या स्ट्रोक में इग्नोर हो जाते हैं। सर्जिकल इमरजेंसीज की अगर बात करें, कौन सी दशाएं हो सकती हैं जिसमें किसी को पेन होता है, ब्लीडिंग होती है, तो सर्जरी करने की नौबत हो सकती है? देखिए, जो आमतौर से जो सर्जिकल इमरजेंसीज होती हैं, जो कि एक्सीडेंट के अलावा होती हैं, उसमें एक तो पेन एब्डोमेन में बड़ा कॉमन है अपेंडिसाइटिस, वो काफ़ी ज़्यादा होता है। और दूसरा जो होता है वो रीनल पेन, जो हम लोग बोलते हैं, यूरेटरी कोलिक, या जो गुर्दे में पथरी की वजह से पेन होता है। तो ये 2 चीज़ बड़ी कॉमन होती हैं जिसकी वजह से लोग जो है हॉस्पिटल में आते हैं। डॉक्टर पेयन सिंह, क्या चैलेंजेस आप देखते हैं ये जो इमरजेंसी होना, व्यक्ति को फर्स्ट एड मिलना और उसका अस्पताल तक पहुंचना, जब व्यक्ति आपके पास तक पहुंचता है, वो जो डिले ऑफ टाइम है, क्या क्या मुश्किलें आपको लगती हैं कि वहां अगर बेटर मैनेज होता तो शायद टाइम सेव हो सकता था, स्थिति बेटर हो सकती थी? सबसे पहले तो अगर मेडिकल इमरजेंसी को आइडेंटिफाई कर लिया है तो ज़्यादा टाइम ना लगाएं, जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचें, क्योंकि टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम इज़ क्रूशियल। दूसरी चीज़ है कि कभी भी आप हॉस्पिटल पहुंचे तो पुराने प्रिस्क्रिप्शन ज़रूर लेके जाएं, कि जिसको डॉक्टर को कम से कम समय लगे पहचानने में कि प्रॉब्लम क्या हो रही है, क्योंकि कई बार मरीज़ बेहोश हो जाता है, मरीज़ बता नहीं पाता कि मरीज़ को क्या तकलीफ थी, मरीज़ दवाइयाँ क्या ले रहा था। तो उस समय प्रिस्क्रिप्शन अगर आप लेके आते हैं तो वो काफ़ी टाइम को हमें बचाने में हेल्प करती हैं और जल्दी से जल्दी हम एक डायग्नोसिस पे पहुंचते हैं।
और तीसरी चीज़ है कि जैसे अगर आप मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जाए तो वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं, जो कुछ ज़रूरत है मरीज़ को वो सब मिल सकता है। जी डॉक्टर निरूपा, एक बात जो बड़ी महत्वपूर्ण निकल कर सामने आई वो ये कि जब भी किसी मरीज को कैजुअलिटी में इमरजेंसी में लेकर जा रहे हैं तो मेडिकल रिकॉर्ड लेके जाएं। मान लीजिए कुछ ऐसी सिचुएशन हुई कि नहीं पॉसिबल हुआ, नहीं लेकर जा पाए, या जैसे डॉक्टर सुबोध जिन पेशेंट्स को ज़्यादातर डील करते हैं कि जो चोट के बाद जो लोग पहुंचे, जब मेडिकल रिकॉर्ड नहीं होता तो कितना मुश्किल हो जाता है काम? काफ़ी मुश्किल होता है। हालांकि जब पेशेंट आता है, अगर उसका बैकग्राउंड हमको मालूम हो तो चीज़ें आसान हो जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमको आया है तो हम उसको अगर ट्रीट नहीं पेशेंट होश में है तब तो वो बता देगा, अगर वो होश में नहीं है तब मुश्किल हो जाता है। तभी भी पेशेंट को देख के और कुछ इमीडिएट टेस्ट करके, कुछ वाइटल साइंस उनके देख के हम एक अंदाजा लगा सकते हैं पेशेंट की सीरियसनेस का। जी डॉक्टर सुबोध, ये बताएं, जब कोई भी पेशेंट आपके पास आता है, इमरजेंसी की जब हम बात कर रहे हैं, तो एक तो हुई दुर्घटना वाली स्थिति जिसमें जहां पर एक्सीडेंट हुआ वहां पर उसके पास चॉइस नहीं है। दूसरा हुआ अगर घर में इमरजेंसी हो रही है तो एक बात सामने आई कि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, यहाँ पर अप्रोप्रिएट हॉस्पिटल क्या है, उसका चुनाव कैसे होगा? पास के अस्पताल जाएं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले सामने आए जिसमें एक बार छोटे अस्पताल में अगर चले गए, उसके बाद रेफर किया गया तो बड़े अस्पताल में लेने से मना कर दिया या फिर उनको एडमिशन नहीं मिल पाया। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। हम लोग ये कहते हैं अप्रोप्रिएट और क्लोजेस्ट हॉस्पिटल होना चाहिए। ये दोनों चीज़, अगर आपको एक मान लीजिए हेड इंजरी है, आपको न्यूरोसर्जन की ज़रूरत है, एक अस्पताल आपके घर के पास में है आधे किलोमीटर पर, वहाँ न्यूरोसर्जन नहीं है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए, या आपके पास उसका नंबर हो तो आप पूछ लें। और एक अस्पताल आपके घर से 2 किलोमीटर दूर है तो वहाँ पे न्यूरोसर्जन है, तो वो 2 किलोमीटर वाला आपके लिए अप्रोप्रिएट और क्लोजेस्ट हो जाता है। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। इसको थोड़ा सा, इस बातचीत को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। दिल्ली राजधानी के 250-300 किलोमीटर अगर हम रेडियस परिधि की अगर बात करें डॉक्टर पीएन सिंह, तो मान लीजिए मुजफ्फरनगर की बात कर लें, वहाँ गांव में या उसके आसपास कहीं किसी को कोई चोट लगी, वहाँ जाके उसने तुरंत, उसके सिर में चोट लगी, नर्सिंग होम में उसने दाखिला ले लिया, 2 दिन तक 3 दिन तक इलाज चला। उसके बाद पता चला कि जब हालत बिगड़ने लगी कि यहाँ तो न्यूरोसर्जन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, फिर उसके बाद दिल्ली आई है। दिल्ली में सरकारी अस्पताल में फिर एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ पहले से ही बहुत भीड़ है। तो उसके बाद जो मरीज के परिजन हैं उनके पास कोई चॉइस नहीं रह जाती। क्या करे ऐसे में कोई? अब आप लोग कहते हैं एक तरफ कि टाइम इज़ लाइफ, ज़िंदगी बचा लीजिए, और फिर वो घूमेगा इधर से उधर, किसी प्राइवेट अस्पताल में एडमिशन मिल जाएगा, वहाँ पैसे इतने लग जाएंगे और उसके बाद पता चलेगा कि बात घूमकर वहीं आ गई कि जो आपने कहा था ठीक उसका उलट हो गया। डॉक्टर पीएन सिंह पहले आप, फिर डॉक्टर सुबोध आपसे भी पूछेंगे। देखिए, दिस इज़ रियली डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि सबसे पहली चीज़ तो क्लोजेस्ट हॉस्पिटल में जाना चाहिए, क्योंकि मरीज़ को क्या प्रॉब्लम है, कई बार घर के रिश्तेदारों को, जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनको नहीं पता होती। तो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है उसे आइडेंटिफाई करें। तो वो जो सबसे पहला जो मेडिकल हेल्प मिलता है, जो भी डॉक्टर हो, मेडिकल हेल्प हो, वो फर्स्ट एड देगा, पेशेंट को स्टेबलाइज करेगा अपनी कैपेबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद उस डॉक्टर की ड्यूटी होती है कि वो सही एडवाइस दे कि मरीज को कहाँ जाना है। जैसे मान लीजिए किसी आम आदमी को स्ट्रोक हुआ, पहली बात तो वो स्ट्रोक पहचान नहीं पाएगा, दूसरी बात स्ट्रोक पहचाना तो किस हॉस्पिटल में जाना है, कहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटी मिलेगी, वो उसे नहीं पता। तो जिस पहले फैसिलिटी में जा रहा है वहाँ का जो मेडिकल हेल्प होगा उनको गाइड करना होगा कि कहाँ पे आप ले जाएं, जल्दी से जल्दी आप कहाँ पहुँच सकते हैं, कहाँ पे आपको बेड मिलेगा। फिर आप जब सही जगह पे पहुँच गए तो दिल्ली में बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं जो काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट होता है, वहाँ पे ले जाके एडमिट कर सकते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत सारे, इनफैक्ट जो प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर है काफ़ी अच्छा किया है, काफ़ी लेटेस्ट इक्विपमेंट्स, सारे डेवलपमेंट, सारे मोडालिटीज़ ऑफ ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दे आर मोर एक्सपेंसिव। जी डॉक्टर सुबोध, ये जो एक बात है कि एक बार पेशेंट किसी छोटे शहर या कस्बे में किसी नर्सिंग होम या किसी ऐसी मेडिकल फैसिलिटी में रहा, जब उनको लगा कि अब हमारी ये एक्सपर्टीज से बाहर की बात हो गई है, अब उसका एक तो शिफ्ट करना, कई जगह ये भी होता है कि वेंटिलेटर की फैसिलिटी भी है, तो ऐसे में कोई करे क्या? वेंटिलेटर पर हमारा मरीज है, हमें दिल्ली लेकर जाना है, आप कहेंगे कि साहब हम ले नहीं सकते, हम क्या करें? आप फंसा रहे हैं। नहीं, मैं बचने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ, जिंदगी कैसे बचे? नहीं, डॉक्टर पीएन सिंह साहब ने बिल्कुल सही बात कही कि ये जहाँ भी आप पहले अस्पताल में गए हैं
उस डॉक्टर की जिम्मेदारी है, उसको ये समझना पड़ेगा कि वो जो केस है जी, वो उसको अपनी लिमिट समझनी पड़ेगी कि ये केस हमारे यहाँ मैनेज हो सकता है कि नहीं हो सकता। यानी वो जो स्टेबलाइज करने वाली बात, स्टेबलाइज कर दें। स्टेबलाइज कर दें, फर्स्ट एड दे दें जी। और उसके बाद उसको अप्रोप्रिएट जगह पे वो जल्दी रेफर करें। अपने यहाँ 1 दिन 2 दिन रखने की अच्छा। और वजहों से ज़रूरत नहीं है। जी। डॉक्टर निरुपमा, जब भी इमरजेंसी के केस में प्राइवेट हॉस्पिटल की बात आती है तो जो बहुत सारे लोग हैं उनके साथ ऐसा हुआ भी और ये धारणा भी है कि एक्स्ट्रा चार्ज किया गया, आईसीयू की ज़रूरत नहीं थी तब भी एडमिट किया गया, या फिर जितनी ज़रूरत थी उससे प्रोलॉन्ग कर दिया गया स्टे, ज़्यादा समय तक रखा गया। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आजकल क्या है कि आजकल थोड़ा सा दौर बदल गया है। आजकल एविडेंस बेस्ड मेडिसिन हम लोग प्रैक्टिस करने लगे हैं। तो अगर कोई पेशेंट हमारे यहाँ आता है कुछ लेके और उसका हम कोई टेस्ट कराते हैं जो पेशेंट को शायद नहीं लग रहा है कि अप्रोप्रिएट टेस्ट है उस पर्टिकुलर बीमारी के लिए, लेकिन हमको उसको रूल आउट करने के लिए और प्रूव करने के लिए कि ये पर्टिकुलर बीमारी इसको है, हो सकता है कि 3-4 टेस्ट करने पड़े, क्योंकि आजकल कंज्यूमर कोर्ट्स आ गए हैं। अगर आप रूल आउट नहीं करेंगे किसी चीज़ को तो बात ऊपर उस डॉक्टर के ऊपर आ सकती है कि आपने ठीक से देखा क्यों नहीं या आपने ठीक से किया क्यों नहीं। तो कई बार पेशेंट्स में ये फीलिंग आती है कि शायद ये ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं जी, या ज़्यादा कुछ कर रहे हैं, लेकिन जी। ऐसा है नहीं। मरीज के परिजनों को एक और फीलिंग आती है, वो ये है डॉक्टर पीएन सिंह कि वेंटिलेटर, और ऐसा कुछ जगह दिखाया भी गया है, कुछ फिल्मों में भी ऐसा दिखाया गया कि मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद भी व्यक्ति को वेंटिलेटर पर रखा। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को लेकर और कुछ ऐसे शायद कोई होता हो जो ऐसा करता हो, तो ये इसमें कितनी सच्चाई है और क्या ये संभव है? ऐसा ज़रा इस भ्रम को ज़रा दूर करें हम। देखिए, सुना मैंने भी कई बार है, लेकिन ये एकदम गलत बात है। पहली बात तो हमें समझना चाहिए वेंटिलेटर होता क्या है। वेंटिलेटर एक मशीन है जो मरीज़ को हेल्प करती है सांस लेने में, प्रॉपर ब्रीदिंग प्रोवाइड करती है। इसके अलावा वेंटिलेटर और कुछ नहीं कर सकता है। अगर मैंने भी कई बार जैसे सुना है कि मरीज़ मर गया, वेंटिलेटर पे रखा हुआ है, 2 दिन डॉक्टर ने वेंटिलेटर पे रख लिया, ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि कभी भी जब कोई मरीज़ एक्सपायर करता है तो उसमें बॉडी में चेंजेस शुरू होते हैं। राइगर मोर्टिस कहते हैं, जब हाथ पैर स्टिफ होने लगते हैं, खड़े हो जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें चेंज नहीं किया जा सकता है। तो जो आफ्टर डेथ जो चेंजेस होते हैं वो काफ़ी एविडेंट होते हैं। तो ये सारी गलत धारणाएं हैं। कभी भी मरीज को एक्स्ट्रा ऐसे वेंटिलेटर पे डेथ के बाद नहीं रखा जा सकता है। वेंटिलेटर सिर्फ लंग्स को सपोर्ट करता है, हार्ट को नहीं सपोर्ट करेगा, ब्रेन को नहीं सपोर्ट करेगा, ब्लड प्रेशर को नहीं सपोर्ट करेगा, वो सिर्फ लंग्स को सपोर्ट करेगा, ब्रीदिंग में हेल्प करेगा। जी, डॉक्टर सुबोध, आप इसमें क्या जोड़ना चाहते हैं, बताइए। देखिए, वेंटिलेटर, बहुत अच्छी बात आपने कही। ये बड़ी गलत धारणा है लोगों की कि वेंटिलेटर पे मरीज चला गया तो अब यस, ये बिल्कुल ठीक है, सीरियस है, पर बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि वेंटिलेटर की वजह से ही मरीज बचता है। आजकल इतना एडवांस हो गया है, क्रिटिकल केयर, इंटेंसिव केयर इतना एडवांस हो गया है कि अगर डॉक्टर समय से मरीज को वेंटिलेटर से कृत्रिम सांस दे तो वो जल्दी ठीक होने के उसके चांसेस हैं। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात और जो स्पष्ट हुई है वेंटिलेटर को लेकर। फिलहाल हमारे एक दर्शक हैं दिल्ली से, गोपाल जी, आपका बहुत स्वागत। क्या जानना चाहते हैं आप? सर, पहले तो मैं जानना चाहता हूँ, आपने एक सवाल का स्पष्ट नहीं किया। गोपाल जी, आप शायद मोबाइल फोन से बात करें, थोड़ी सी अपनी पोजीशन बदल लीजिए, आपकी आवाज टूट कर आ रही है। हाँ सर, अब आ रही है सर? बहुत बढ़िया जी। हाँ सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने एक सवाल का स्पष्ट जवाब नहीं दिया कि इमरजेंसी टाइम में क्या इमरजेंसी जो होती है क्या वो स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल उसके लिए होते हैं या फिर कोई भी अस्पताल में जा सकते हैं, क्योंकि ये आपने स्पष्ट नहीं किया। दूसरा सवाल मेरा छोटा सा ही है कि क्या हमें इमरजेंसी टाइप में ये ऐसा नहीं कर देना चाहिए, डॉक्टर्स को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दे देनी चाहिए जिससे कि वो ये ना कहें कि पुलिस केस है, जब तक पुलिस नहीं आएगी तब तक हम इसका इलाज नहीं करेंगे। तो इसके बारे में क्या कहते हैं? गोपाल जी, धन्यवाद देना चाहेंगे आपको ये सवाल पूछने के लिए। हालांकि पहले सवाल का कुछ जवाब आ गया है। डॉक्टर सुबोध, गोपाल जी ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल एक उठाया है। और एक तो पहले मैं बता दूं कि जो उन्होंने कहा कि इमरजेंसी में पुलिस की, जहाँ तक उन्होंने बात कही कि ये अब कानून बन गया है कि अगर आप किसी घायल को अस्पताल ले जाते हैं, और ये आपके माध्यम से, आपके प्रोग्राम के माध्यम से मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी भी घायल को आप अस्पताल ले जाते हैं तो आप अपना नाम पता बताने के लिए बाध्य नहीं है, और ये कोई पुलिस, कोई अस्पताल आपको इसके लिए परेशान नहीं करेगा। तो एक तो ये बहुत, और किसी भी पेशेंट का इलाज नहीं रुकेगा कि वो पहले पुलिस केस हो
तब ये होगा। जी। तो ये गुड समैरिटन लॉ एक है और ये इन प्लेस है, और ये आपके माध्यम से इसका पूरा प्रचार होना चाहिए कि लोग जिससे कि मदद करें लोगों की आपातकालीन जी, स्थिति। भले ही चाहे किसी व्यक्ति से खुद ही हो गया खुद ही ऐसा कुछ हुआ हो कि, और लेकिन तो घायल को अगर वो लेकर जाए तब भी कोई, और वो बाध्य नहीं है अपनी कोई भी डिटेल देने। घायल व्यक्ति की जिंदगी बचाना ज्यादा जरूरी है। इनका दूसरा सवाल भी था। डॉक्टर पीएन सिंह, आप इस सवाल का उत्तर दें। वो अप्रोप्रिएट हॉस्पिटल पे कह रहे थे कि क्या जो स्पेशलिटी होनी चाहिए वहां जाए, क्या करे कोई? देखिए, जैसे कि मैंने पहले बताया कि आम आदमी को तो पता नहीं होता कि प्रॉब्लम क्या है, और ये नहीं पता कि कौन सा हॉस्पिटल कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो आपका सबसे ज़रूरी चीज़ होता है कि बिना टाइम वेस्ट के जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है उसमें जाएं। वहाँ पे जो भी मेडिकल स्पेशलिस्ट देखेंगे वो आपको सही गाइड करेंगे, या तो वो ट्रीट कर सकते हैं, अगर जाना है तो कैसे जाना है, कौन से हॉस्पिटल में जाना है। जी डॉक्टर सुबोध, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को लेकर एक बहुत सारे इस तरह की बातें सामने आती हैं कि जब पेशेंट पहुंचा वहां पर परिजनों ने ये कहा कि डिले किया, टाइम डिले हो गया, जल्दी ट्रीटमेंट शुरू नहीं किया। वहीं विशेषज्ञ ये कहते हैं कि शायद उसकी जो इमरजेंसी थी, उसकी जो कंडीशन थी, वो इतनी लाइफ थ्रेटनिंग नहीं थी। जब कोई पेशेंट आपके पास पहुंचता है, कैसे प्रोसीजर फॉलो होता है और ये तय होता है कि आईसीयू में एडमिशन होना चाहिए या सिवियरिटी क्या है? बहुत अच्छा सवाल है आपका, और इसका सिर्फ एक मुख्य कारण है मिसकम्युनिकेशन। क्योंकि आप क्या है कि मरीज आता है और उसको आप देख रहे हैं, आप देख भी रहे हैं और इलाज भी शुरू कर रहे हैं, पर आप परिवारजनों को उसके बारे में नहीं बता रहे हैं समय से। तो वहीं पे उनको समझ में ये नहीं आ पाता है कि ये, मैं समझता हूँ कि ये हमारे डॉक्टर्स की थोड़ा सा इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वो कम्युनिकेट ज़रूर करें। मतलब आप ये कह रहे हैं कि दो चीजों में फर्क रहता है। किसी के सिर में चोट लगी, किसी के पांव की हड्डी टूटी है। ये तो मैं नहीं मानता हूं कि उसका इलाज नहीं टाइम से शुरू होता है। इलाज शुरू हो जाता है पर परिवारजनों को ये बात पता नहीं चल पाती है, तो ये बहुत जरूरी है। जी। और डॉक्टर आलोक माथुर, हम आपसे यहाँ अब ये समझना चाहेंगे, बात हो गई हॉस्पिटल कहाँ पहुँचना है, वक्त की भी आपने बात कही, फिर एक जो बात है वो ये कि जब तक मरीज इमरजेंसी के जरिए अस्पताल में पहुंचा है तो आईसीयू और सीसीयू में, आपके यहाँ तो सीसीयू होता है हार्ट के लिए, तो हम ये समझना चाहेंगे कि दरअसल नॉर्मल वार्ड और इन चीज़ों में कितना फर्क रहता है, किस तरह की केयर होती है वहाँ पर? देखो, जो भी पेशेंट अब जिसके वाइटल्स अनस्टेबल हैं, जी, वाइटल्स अनस्टेबल है, वाइटल्स यानी थोड़ा सा दर्शकों को समझा दीजिए, वाइटल्स से क्या समझे वो? जी, वाइटल्स मतलब ब्लड प्रेशर, पल्स रेट या ऑक्सीजनेशन या टेम्परेचर, अपने 4 वाइटल्स अपन मानते हैं। अगर ये कम है तो वो पेशेंट आईसीयू के अंदर जाएगा। मतलब पेशेंट अगर शॉक में है, कोमा के अंदर है, या किसी भी वजह से उसके पैरामीटर्स में कमी है, तो वो जाता है आईसीयू के अंदर। और आईसीयू के अंदर बेसिक सपोर्ट, चाहे वो वेंटिलेटर द्वारा, जैसे अभी बताया गया कि लंग को सपोर्ट दिया जाता है, इसी तरीके से हार्ट की सपोर्ट की बात आती है, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग की बात आती है, ये सारी चीज़ें तो होती हैं आईसीयू के अंदर। पर जो वार्ड के अंदर जनरल केयर है कि आईवी लाइन है, ऑक्सीजनेशन है, यहाँ तक कि मॉनिटर भी आजकल वार्ड के अंदर लगा दिए जाते हैं। पर अगर कोई भी पेशेंट क्रिटिकल है, वाइटली मतलब ब्लड प्रेशर शॉक के अंदर है, कोमा के अंदर है, या उसका सैचुरेशन मेंटेन नहीं है, या ऐसे चीज़ें अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लोग बाग नॉर्मली इमरजेंसी के अंदर हार्ट और ब्रेन को ही लेते हैं, पर अपने बॉडी का जो बेसिक एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम है वो है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट। अगर उनके अंदर भी मेजर डिरेंजमेंट होता है और अपन एक्सपेक्ट करते हैं कि ये फ्यूचर के अंदर इमरजेंसी हो सकती है, कोई अरिथमिया हो सकते हैं, या और भी कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो उस पेशेंट को क्रिटिकल केयर के अंदर या आईसीयू के अंदर रखना ज़रूरी है। और कार्डियक पेशेंट की जहाँ तक बात आती है, और अपन एक्सपेक्ट करते हैं कि ये पेशेंट कॉरोनरी डिजीज़ का हो सकता है या इस तरीके के एरिथमियाज हो सकते हैं उसके, तो वो पेशेंट मॉनिटरिंग के हिसाब से भी आईसीयू में जाता है। नॉर्मली अटेंडेंट को लगता है कि हमारा पेशेंट तो बिल्कुल कंफर्टेबल था, उसको आईसीयू में क्यों ले गए। पर अपन हर समय इमरजेंसी में एक तो एक्यूट इलनेस होती है, एक वी आर एक्सपेक्टिंग कि थोड़े समय में भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसकी भी मॉनिटरिंग आईसीयू के अंदर ही हो सकती है। उसको अपन को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो पेशेंट वार्ड में जाएगा, यूँ तो ठीक दिख रहा था, पर एरिथमियाज वाले जो पेशेंट्स होते हैं जिनमें अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो सकता है, उन पेशेंट्स की भी मॉनिटरिंग सीसीयू या आईसीयू के अंदर ही रखना जरूरी होता है। ये बड़ी कॉमन अटेंडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। यस डॉक्टर माथुर, हार्ट अटैक की अगर बात करें उसमें 2 मुद्दे होते हैं। पहला ये
कि अगर व्यक्ति को लगा हार्ट अटैक हो रहा है, अस्पताल गए, तो ज़्यादातर मामलों में उन्हें यह लगता है कि हॉस्पिटल ने चॉइस नहीं दी या फिर इतना प्रेशर था कि आप व्यक्ति को नहीं ले जा सकते। और दूसरा ये कि अगर उसको सीसीयू में रख दिया गया है तो ज़्यादा समय तक रख दिया तो उसका जो कॉस्ट था, ट्रीटमेंट कॉस्ट, उसमें सीधा इंक्रीज हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे इन दोनों मुद्दों पर? देखो, दो चीज़ें हैं। एक, पेशेंट हार्ट अटैक लेके आता है, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है अटेंडेंट्स को, कि उनको आते ही ऑप्शन दिया जाता है कि भाई आपके हार्ट अटैक है एंड आपके लिए जो ऑप्शन है वो हम एंजियोप्लास्टी करके या उसमें स्टेंट लगा के उसको इमीडिएट ओपन कर देते हैं। वो जो टाइम इसलिए इमीडिएटली इमरजेंसी में दिया जाता है क्योंकि अपन कहते हैं टाइम इज़ मसल, और जो गोल्डन आवर है 1 आवर का, उसके अंदर अगर एंजियोप्लास्टी हो जाती है तो वो पेशेंट बिल्कुल ठीक हो सकता है या उसकी मसल्स को अपन प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अटेंडेंट को मन में लगता है आते ही पेशेंट को एकदम 1-2 लाख का बिल थमाने की बात हो गई, मतलब एंजियोप्लास्टी का एक जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है उसके अंदर लगता है जी। तो एक तो ये वहम व्यक्ति के दिमाग में रहता है। दूसरा, अगर पेशेंट को आईसीयू के अंदर शिफ्ट करते हैं कॉम्प्लिकेशंस देखने के लिए, जितने भी हार्ट अटैक होते हैं उसमें जो मैक्सिमम कॉम्प्लिकेशन तो शुरू के आवर्स में होते ही हैं, पर जैसे 3rd डे है या 5th डे तक कॉम्प्लिकेशंस जो हो सकते हैं, या किसी के हार्ट के फंक्शंस पुअर हैं, अरेथमिया सस्पेक्ट कर रहे हैं, या उस पेशेंट के मतलब शॉक के अंदर चल रहा है। हार्ट पेशेंट एक अटेंडेंट को तो नॉर्मल नजर आता है, वो कहते हैं भाई आराम से बात कर रहे हैं, फिर अपने आईसीयू में क्यों रख रखा है, पर एक्चुअली उसका जो कॉम्प्लिकेशन है कार्डियोलॉजिस्ट ही बता सकता है कि इसका फ्यूचर कहाँ जाने वाला है। कोई ऐसे अरेथमिया जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं या पेशेंट शॉक के अंदर जा सकता है, तो उसकी मॉनिटरिंग आईसीयू में हो सकता है 3 से ज़्यादा 5, 6, 7 दिन भी रखना पड़े। जी, तो अटेंडेंट को जी, लगता है कि डॉक्टर हार्ट आलोक अटैक का दूसरा जी। पेशेंट आया था वो तो 3 दिन में चले गया था, बिल्कुल। और हमारा पेशेंट को 7 दिन में रखा। तो जी, ये जो बिल्कुल। भ्रम यही है बात- लोगों यही को, बात डॉक्टर पर एक निरुपमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ये आपसे पूछना चाहेंगे कि बहुत से लोग जो बिल्कुल ठीक ठाक लग रहे हैं, वो जब इमरजेंसी में पहुंचते हैं, उनको कोई लेकर जाता है, बैठे हैं, होश में हैं, बातचीत कर रहे हैं, और जब वो आईसीयू में पहुंच जाते हैं तो ये फिर कैसे तय होगा कि वो कितने दिन तक, जो वाइटल्स की बात हो रही, जब तक वो स्टेबलाइज नहीं होंगे तब तक आप लोग आईसीयू में रखेंगे? क्योंकि बहुत बार ये लगता है कि अब क्या जरूरत है, वार्ड में क्यों नहीं शिफ्ट कर रहे, सबको ये रहता है। तो आईसीयू में कब तक रखा जाता है, क्या उसका? जब जो भी पेशेंट आता है इमरजेंसी में, अगर उसके वाइटल्स अनस्टेबल हैं, जैसे डॉक्टर आलोक माथुर ने कहा, तो ऐसे पेशेंट्स को हम आईसीयू में ले जाते हैं और उनको स्टेबलाइज, उनकी डिजीज हम उसको डायग्नोसिस बनाने की कोशिश करते हैं कि क्या डायग्नोसिस हो सकता है जी। और उनके टेस्ट किए जाते हैं जो कि डेली बेसिस पे किए जाते हैं टेस्ट, और उन टेस्ट के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट कब तक आईसीयू में रह सकता है और क्या इसको लंबे समय तक आईसीयू की ज़रूरत है, किस तरह की डिजीज़ हम यहाँ पर ट्रीट कर रहे हैं। जी। तो इन सब बातों पे इट्स अ एवरीडे थिंग। हमें रोज उनके टेस्ट करके रोज ये डिसीजन लेना पड़ता है कि हाँ, आज पेशेंट कल से बेहतर है, अब हम इसको कल शिफ्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जी, और फिलहाल बिहार से पंकज कुमार जी हैं फोन लाइन पर। पंकज जी, स्वागत, आपका सवाल पूछिए। जी, मेरी माँ को हार्ट का प्रॉब्लम था, तो अचानक हार्ट अटैक आया, तो मैं डॉक्टर के पास लेकर के गया, नजदीकी जो फिजिशियन डॉक्टर है, तो वहाँ लेकर के गया, तो उन्होंने बीपी चेक किया और बोला कि बहुत ही सीरियस स्थिति है, और दूसरे डॉक्टर के पास ट्रांसफर कर दिया, कार्डियक के डॉक्टर के पास। तो वहाँ भी मैंने गया तो उनको कंट्रोल में था, लेकिन वो भी बोले कि नहीं, यहाँ बस की बात नहीं है, आप दूसरे हॉस्पिटल में चले जाओ रिस्क लेने के लिए, कि इनको कुछ हो जाएगा तो मैं बेकार में फंस जाऊंगा। उन्होंने क्या किया कि फिर दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। फिर मैंने दूसरे एक हॉस्पिटल में गया, हृदय संस्थान पटना में है, वहाँ पे मैंने गया, तो वहाँ पे भी रेफर कर दिया कि नहीं, यहाँ की बस की बात नहीं, उनकी स्थिति बहुत खराब है। उन्होंने पीएमसीएच में रेफर कर दिया और 5-6 घंटे के बाद मेरी माँ का डेड हो गया, इतना हो गया। तो मैं जानना चाहता हूँ कि उनको जो लक्षण आया था, सबसे पहले क्या हुआ था कि उनका जो हाथ था पूरा कांप रहा था और किसी को पहचानने से इनकार कर रहा था, बोली स्पष्ट रूप से नहीं कर रहा था, पूरी तुतला करके बोल रही थी। तो क्या है मालूम कि हार्ट अटैक ही था? जी, डॉक्टर आलोक माथुर जी हमारे साथ जयपुर से डॉक्टर आलोक माथुर हैं, उनसे समझते हैं। डॉक्टर आलोक माथुर, आपने पंकज जी का सवाल सुना। एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल और इतने अस्पतालों में बदलाव किया गया कि जो समय था, जिस गोल्डन आवर की बात की जाती है, वो निकल गया। अभी तक ये श्योर नहीं है कि क्या वो वाकई हार्ट अटैक था। क्या कहना चाहेंगे? पंकज जी, वैसे तो बहुत दुख की बात है कि आपके माताजी के साथ ऐसा हुआ,
पर जहाँ तक ये हार्ट अटैक की बात, हार्ट अटैक का डिटेक्शन जो है, एक तो क्लिनिकल डिटेक्शन होता है, दूसरा हम ईसीजी करते हैं और तीसरा ब्लड टेस्ट करते हैं। ये तीनों ही चीज़ के अंदर से डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको पहले ही बार में बता दिया गया था कि जिस डॉक्टर ने कि इनके हार्ट अटैक सस्पेक्ट भी कर रहे हैं, मैं कहूँ चलो डॉक्यूमेंट नहीं भी हुआ, क्योंकि कई बार इनिशियली ईसीजी के अंदर नहीं आता, ब्लड टेस्ट में नहीं आता, पर आपका क्लिनिकल जजमेंट कहता है कि हार्ट अटैक है, तो आपकी मदर को टाइमली हार्ट स्टेशन या जो भी पेशेंट हॉस्पिटल जिसके अंदर कार्डियक केयर पूरी हो, मतलब एंजियोप्लास्टी तक की एटलीस्ट केयर हो, वहाँ पे शिफ्ट होना चाहिए था। बहुत दुख की बात है कि आपके साथ ऐसा हुआ। और जहाँ तक ये डिटेक्शन की बात, आपको लग रहा है कि सब चीज़ें ठीक थी। शुरू में मैंने ये बात कही कि हार्ट पेशेंट जितने भी होते हैं उनमें नॉर्मली ठीक ही दिखता है, पर आपने एक चीज़ बताई कि उनके बीपी में कमी बताई थी या कुछ गड़बड़ बताई थी। तो जब हार्ट अटैक होता है तो उस समय बीपी कम भी हो सकता है या बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, दोनों ही पोजीशन हार्ट में हो सकती है। तो उनका सस्पिशन तो हुआ था, पर ये ज़रूर मैं मानता हूँ कि गलती हुई थी कि उनको फर्स्ट जो शिफ्टिंग थी वो डायरेक्टली ऐसे हॉस्पिटल में होनी चाहिए थी जहाँ पे कंप्लीट जी, ये लक्षणों को पहचानने की, बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर माथुर, ये लक्षणों को पहचानने की बात है। और कभी कभी ऐसी शायद कहीं ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिसमें कई बार विशेषज्ञ भी शायद उस तरह से नहीं उसको असेस कर पाते। डॉक्टर सुबोध, एक चीज़, अब आईसीयू में जो लोग पहुंच जाते हैं, ट्रॉमा के पेशेंट्स भी हैं और दूसरे भी हैं, तो जाहिर सी बात है सबके लिए है तो आईसीयू, लेकिन आईसीयू में भी कुछ ज़्यादा एग्रेसिवली आप लोग मैनेज करते होंगे, कुछ को उतना नहीं। ये कैसे आप फ़र्क करते हैं? देखिए, आईसीयू में आमतौर से जितने भी पेशेंट्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा इंटेंसिव केयर की ज़रूरत होती है। तो ये आईसीयू में जिस मरीज़ को, जैसे आपने कहा कि कम केयर की ज़रूरत है, तो उसको तो हम लोग कोशिश करते हैं। क्योंकि एक चीज़ मैं बता दूं, और ये लोगों को समझने की ज़रूरत है इस बात की, कि आईसीयू में हम लोग डॉक्टर्स ज़्यादा दिन मरीज को रखना नहीं चाहते, क्योंकि उसमें इन्फेक्शन रेट, देखिए एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की हमने बात करी, अस्पतालों में इन्फेक्शन भी, जी अस्पतालों में इन्फेक्शन होने का ज़्यादा चांसेस होता है। तो कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहता कि वो आईसीयू में मरीज को अगर 2 दिन की ज़रूरत है तो 3 दिन रखे। तो एक तो ये बहुत समझने की ज़रूरत है। दूसरा ये है कि आईसीयू में बहुत ज़्यादा इंटेंसिव केयर की ज़रूरत होती है, और सभी मरीजों को तीन तरीके से मरीज वहाँ रखे जाते हैं। जिनको शॉक हम कहते हैं कि ब्लड प्रेशर उसका ठीक नहीं है, दूसरा जिनको वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है, और तीसरा मॉनिटरिंग अदरवाइज की पेशेंट वैसे ठीक है पर उसके इतना ज़्यादा क्रिटिकली वो सिक है किसी भी वजह से कि उसको आप 2-3-4 दिन ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है। जी डॉक्टर सिंह, अगर कोई व्यक्ति अस्पताल पहुंचता है, कुछ ऐसे मामले सामने आए अभी हाल फिलहाल में डेंगू में, हमने सुना कि अस्पतालों ने उस व्यक्ति को एडमिशन देने से मना कर दिया। क्या अगर इमरजेंसी में कोई व्यक्ति किसी अस्पताल में जाता है, क्या कुछ नॉर्म है कि उसको एडमिशन न दिया जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। खासकर डेंगू के सीज़न में दिल्ली गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट रिकमेंडेशंस थे कि कोई भी हॉस्पिटल डेंगू पेशेंट को एडमिट करने से मना नहीं करेगा। ये एक इन्फोर्समेंट थी जिसको सारे हॉस्पिटल्स ने अवॉइड किया है, और किसी भी हॉस्पिटल में अगर कोई ज़रूरतमंद आता है तो भर्ती करने से मना नहीं करना चाहिए। अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है कि उस हॉस्पिटल में बेड नहीं है तो आइडियली उस पेशेंट को स्टेबलाइज करें। स्टेबल करने के बाद जो भी हॉस्पिटल जहाँ पे बेड अवेलेबल हो, जहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल हो, वहाँ पे उस पेशेंट को रेफर करें। जी। और इन्फेक्शंस की बात आ रही थी डॉक्टर निरुपमा, तो सेप्सिस का जब भी जिक्र आता है, किस तरह का खतरा रहता है और क्या सावधानी रखनी चाहिए ऐसे केसेस में? सेप्सिस या सेप्टिसीमिया जिसे कहते हैं, बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते हैं। सेप्टिक हो गया, जनरल पब्लिक कहती है। तो ये एक बहुत ही कॉमन एक बीमारी है हमारे उसमें पॉपुलेशन में, और इसका मोर्टेलिटी रेट करीब 40% है। तो अच्छा, हाँ, बहुत हाई है। हाँ, हाई है। और अगर सेप्सिस के साथ कोई भी ऑर्गन आपका इन्वॉल्व होता है, लंग है या लिवर है या किडनी है, तो उसके साथ 10% उसका मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाता है। तो उसके लक्षण क्या हाँ, हैं? उसके लक्षण, अगर आप घर में हैं, आपको नॉर्मल सा बुखार है जो ठीक नहीं हो रहा है पैरासीटामोल लेने से, जी, तो आपको डिले नहीं करना चाहिए ज़्यादा हॉस्पिटल जाने से। हो सकता है कि किसी तरह का संक्रमण आपके शरीर में हुआ हो, जिसे सेप्सिस कहते हैं। अगर आपको उल्टी दस्त ज़्यादा हो रहे हैं, उसको अवॉइड मत करिए सोच के कि कुछ खा लिया होगा, अवॉइड कर दिया। आपको पेशाब 1 दिन तक नहीं आया है, अगर कम आया है, नहीं आया है, आपको तुरंत अस्पताल पहुंचना है। या आपके पूरे शरीर में दर्द है, सिर्फ दर्द होना कि दर्द हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है अंदर से कि मैं ठीक नहीं हूँ,
ये सब कुछ लक्षण है जो बहुत कॉमन है और सबको हो जाते हैं अक्सर। लेकिन अगर आप ये ज़्यादा समय तक चल रहे हैं या 2-3 दिन हो गया, ठीक नहीं आपको लग रहा है, तो आप तुरंत अस्पताल नहीं, इसके लिए अस्पताल जाना पड़ेगा या कोई जांच करा ले? नहीं, आप अस्पताल पहुंच जाइए, क्योंकि हो सकता है कि आपका बीपी लो हो। अगर आपके घर में बीपी की मशीन है तो अपना बीपी चेक कर सकते हैं। इन सब चीज़ों की वजह से अगर बीपी पे थोड़ा सा भी गिरावट आई है तो ये सेप्सिस के लक्षण है। जी, तो बहुत ज़रूरी है कि कोई भी अगर गंभीर लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं उसे नज़रअंदाज न करें और एक अस्पताल में किसी विशेषज्ञ से ज़रूर परामर्श ले लें। और फिलहाल टोटल हेल्थ में समय है सेगमेंट हेल्थ पहेली का। आपको बताना चाहेंगे एपिसोड 597 में हमने आपसे पूछा था कि आमतौर पर मानसिक रोग होने पर व्यक्ति के साथ क्या करना उचित नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन सी, उसे अकेले या अलग रखना सही नहीं है अगर किसी व्यक्ति को मानसिक रोग है। कौन बने हैं इस पहेली के लकी विजेता, ये भी आपको बताएंगे। उससे पहले देखते हैं क्या सवाल है आज की हेल्थ पहेली में। आपको बताना है कि मेडिकल इमरजेंसी होने पर इनमें से क्या करना उचित नहीं है। ऑप्शन ए, एम्बुलेंस बुलाना। ऑप्शन बी, बेहोश व्यक्ति को पानी पिलाने की कोशिश करना। या फिर ऑप्शन सी, व्यक्ति को तुरंत अस्पताल ले जाना। आप अपने जवाब हमें 2 हफ्तों तक भेज सकते हैं। हमारा पता है टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज रूम नंबर 505, टावर बी, दूरदर्शन भवन, मंडी हाउस, कोपरनिकस मार्ग, न्यू दिल्ली 110001, या ईमेल कर सकते हैं totalhealth@ddnews@gmail.com पर। तो आप भी लिख भेजिए हमें इस पहेली का सही जवाब और शामिल हो जाइए हमारे हेल्थ क्विज कॉन्टेस्ट में। और अब जानते हैं डॉक्टर निरुपमा शर्मा से कि कौन बनी है एपिसोड 597 के लकी विनर। डॉक्टर निरुपमा, आपके सामने मौजूद हैं सारी करेक्ट एंट्रीज। कौन है आज के लकी विनर? जगजीत सिंह, चंडीगढ़। जगजीत सिंह जी को बहुत बधाई। और इससे पहले कि हम रैपिड फायर शुरू करें, डॉक्टर आलोक माथुर, आपसे हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि इमरजेंसी, जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है, क्या उसके लिए हम पहले से अपने आप को तैयार कर सकते हैं मानसिक तौर पर, या कुछ ऐसी टिप्स आप हमें बताना चाहेंगे? देखो, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हर एक आदमी को पहले से प्रिपेयर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, कोई भी जिस एरिया में रहता है तो उसको ये पता होना चाहिए कि आसपास ऐसा कौन सा हॉस्पिटल है जिसमें सारी मेडिकल केयर उपलब्ध है। एक बेसिक नॉलेज में वहाँ का नंबर क्या है, वहाँ के इमरजेंसी कॉन्टैक्ट क्या है, और वहाँ जाने का आपके पास क्या साधन है अगर इमरजेंसी हो जाती है तो। दूसरा इम्पॉर्टेंट बात है कि अपने जो व्यक्ति घर पे है, अब उसके इमरजेंसी सबसे इम्पॉर्टेंट अपन मानते हैं कार्डियोवैस्कुलर इमरजेंसी, जिसमें हार्ट अटैक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डूज एंड डोंट्स, क्या करें क्या नहीं करें, ये एक आम आदमी को जानना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, किसी भी व्यक्ति के अगर चेस्ट पेन होता है या सस्पिशन है हार्ट डिजीज़ का, तो पहली चीज़ ये है कि क्या करें, वो ये है कि एक साधारण सी जो एस्प्रिन की गोली होती है वो व्यक्ति लेके अगर हॉस्पिटल पहुंचता है तो डॉक्टर को एक खुशी होती है अगर वो हार्ट का पेशेंट है। एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि उसकी कोई ब्लीडिंग टेंडेंसी नहीं हो या कोई अल्सर नहीं हो। तो अगर ये करके व्यक्ति जाता है, अगर सस्पिशन में भी जाता है वो, तो इससे काफ़ी फायदा हो सकता है। दूसरा, कोई भी पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया, उस पेशेंट को लाने का तरीका, ये हर एक आदमी को जानना जरूरी है कि शिफ्टिंग कैसे करें। अगर कोई भी पेशेंट बेहोश हो जाता है तो उसको बैठा के नहीं लेके आए, उसको लेटा के लेके आए, और प्रेफरेबली दोनों लेग्स को ऊपर करके रखें। हो सकता है उसका वो शॉक में हो या उसका ब्रेन का सर्कुलेशन नहीं हो। तो इमरजेंसी में शिफ्टिंग ऑफ पेशेंट का तरीका भी हर एक आदमी को जानना जरूरी है। और तीसरी, न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि स्टेटस एपिलेप्टिकस, मतलब कंटिन्यूस दौरे आने लग गए या कोई किसी भी तरीके से जर्क्स आने लग गए, तो उस व्यक्ति के जो कितने भी कपड़े हैं उनको वो लूज कर दें। कोई भी ऐसी चीज जो गले में पहन रखी हो जो कि स्ट्रेंगुलेट कर सकती हो, उसको वो अवॉइड करा दे। और अगर वोमिट कर रहा है पेशेंट इमरजेंसी में, तो उसकी गर्दन को टिल्ट कर दें या साइड में कर दें, जिससे वो एस्पिरेट नहीं करे। अगर ये बेसिक कॉमन चीजें भी अगर व्यक्ति कर लेता है तो बहुत सारे पेशेंट जो कि हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही अरेस्ट हो जाता है जिनके, या तकलीफ में जा सकते हैं। और अगर व्यक्ति बेहोश है तो उसे पानी या कुछ भी पिलाने की कोशिश भी ना करे। क्यों डॉक्टर माथुर? बिल्कुल, कोई भी चीज उसको मुंह में नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया वोमिट की बात है, अगर आपने उस बेहोश व्यक्ति को पिया है तो वो लंग्स में जा सकता है। डॉक्टर आलोक माथुर, हमसे बात करने के लिए और इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और अब हम यहां शुरू कर रहे हैं रैपिड फायर। तो पहला सवाल डॉक्टर सुबोध आपको, मेडिकल इमरजेंसी दुर्घटना के कारण होती है या बीमारी से? दोनों।
डॉक्टर सिंह, व्यक्ति का बेहोश होना क्या एक गंभीर स्थिति है? जी हाँ, गंभीर स्थिति है। डॉक्टर निरुपमा, अगर व्यक्ति बेहोश न हो तो वो गंभीर स्थिति नहीं होगी? नहीं, ऐसा नहीं है, वो गंभीर स्थिति हो सकती है। डॉक्टर सुबोध, कम या अधिक रक्तस्राव हमेशा ही खतरे का संकेत है? बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर सिंह, कितना तेज बुखार इमरजेंसी माना जाए? बुखार अगर 103, वैसे मैं कहूँगा हर एक बुखार अगर हो तो इमरजेंसी लेना चाहिए, क्योंकि बुखार के रीजंस अलग अलग होते हैं, लेकिन अगर हाई ग्रेड फीवर 103 से ज़्यादा हो तो उसे सीरियस लें। डॉक्टर निरुपमा, दिल के दौरे में ऐसे कौन से लक्षण हैं जो अक्सर नज़रअंदाज हो जाते हैं? जॉ पेन बहुत नज़रअंदाज होता है, शोल्डर पेन बहुत नज़रअंदाज करते हैं। अगर आपको एसिडिटी की तरह का एक दर्द होता है तो लोग उसे नज़रअंदाज करते हैं, सोचते हैं कि एसिडिटी है। जी डॉक्टर सुबोध, अगर सिर पर चोट लग जाए लेकिन व्यक्ति बेहोश न हो तो क्या किया जाए? पहली चीज़ तो उसको, पेशेंट को आपको कुछ भी खिलाना पिलाना नहीं है। अगर सर में चोट लगे और अगर खून बह रहा है तो आप उसको दबाव से रोकने की कोशिश करें और जो भी आपके पास का अस्पताल है वहाँ पे ले जाएं। और ले जाने का तरीका जैसे डॉक्टर आलोक माथुर ने बताया कि उसको कभी भी बैठा के या ना ले जाएं, लेटा के ले जाएं। और अगर मरीज उल्टी कर रहा है तो उसको पूरा करवट करके ले जाएं। सिर्फ क्योंकि ख़ास तौर से चोट वाले मरीज को मैं कहता हूँ कि गर्दन नहीं उसकी टेढ़ी करनी चाहिए जी। मरीज को पूरा जैसे हम लोग करवट से लेटते हैं उस तरीके से लेटा के अस्पताल ले जाना चाहिए। डॉक्टर सिंह, क्या हड्डी टूटना भी एक मेडिकल इमरजेंसी होगी? जी हाँ, फ्रैक्चर्स मेडिकल इमरजेंसी है, क्योंकि उसमें काफ़ी सीवियर ब्लीडिंग हो सकती है अंदर और खासकर फैट एम्बोलिज्म हो सकता है जो लाइफ को थ्रेट पहुंचाता है। डॉक्टर निरुपमा, अगर व्यक्ति बेहोश हो तो क्या सावधानी बरती जाए? अगर व्यक्ति बेहोश है तो उसके मुंह में पानी ना डाला जाए और उसको तुरंत अस्पताल ले जाया जाए। एक करवट दिला के, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, करवट दिला के उसको तुरंत अपने नज़दीकी अस्पताल में ले जाएं तो वहाँ पर उसका असेसमेंट हो सके। उसको पानी या उसके मुंह में कुछ डालने की कोशिश ना करें। डॉक्टर सुबोध, किस मरीज को आईसीयू में रखने की ज़रूरत होगी? देखिए, मैंने पहले भी बताया, जिस मरीज़ के वाइटल्स ठीक नहीं है, 3 कारणों से मेनली हम आईसीयू में रखते हैं। एक तो शॉक का मरीज़ है कि जिसका ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं कर रहा है, उसको दवाओं से ब्लड प्रेशर मेंटेन रखना है। दूसरा, वेंटिलेशन की उसको ज़रूरत है, अपनी सांस नहीं ले पा रहा है, कृत्रिम रूप से सांस देने की ज़रूरत है। और तीसरा, दोनों चीज़ें ठीक हैं पर वो बहुत डेलिकेटली बैलेंस्ड हैं कि आप मेंटेन रख रहे हैं, मॉनिटरिंग की, इंटेंसिव मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। तो ये 3 मुख्यतः कारण होते हैं। जी डॉक्टर पीएन सिंह, क्या आईसीयू में ज़्यादातर मरीजों को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है? पड़ सकती है। अगर रेस्पिरेशन इन्वॉल्व है, सांस में कोई तकलीफ है तो वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है। दूसरा, वेंटिलेटर का इंडिकेशन तब भी होता है जैसे कोई स्ट्रोक का मरीज़ होता है, दिमाग का प्रेशर काफ़ी हाई होता है तो प्रेशर को कम करने के लिए भी वेंटिलेटर पर डालते हैं। उस समय रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन दिमाग में प्रेशर कम करने के लिए हाइपर वेंटिलेट करते हैं, जिससे दिमाग का प्रेशर कम होता है। डॉक्टर शर्मा, मरीज को वेंटिलेटर पर कितने समय तक रखना पड़ सकता है? कुछ मरीज ऐसे होते हैं जो कई महीनों तक भी वेंटिलेटर पर रहते हैं, तो इसका कोई टाइम लिमिट या टाइम फिक्स नहीं है। वो मरीज की स्थिति देखते हुए उस पर हम डिसाइड करते हैं। डॉक्टर सुबोध, सांस की नली में अगर कुछ फंस जाए यानी चोकिंग हो जाए तो क्या करें? क्या ना करें ये जानना बहुत ज़रूरी है। पहले चलिए कि आप मुंह में कुछ भी डाल के उसको निकालने की कोशिश ना करें। अच्छा, आप कर सकते हैं, खुद सकते हैं। एक जो हेमलिश मैन्यूवर होता है तो वो आप कर सकते हैं कि पीछे से आदमी को पकड़ के और पूरा उसके पेट पे अगर आप ब्लो करेंगे जी तो वो शायद उस ब्लो से वो बाहर आने की कोशिश है, पर कुछ भी मुंह में उंगली वगैरह डाल के या कोई चम्मच डाल के निकालने की कोशिश बिल्कुल ना करें। और अगर वो नहीं आप सक्सेसफुल हो पा रहे हैं तो आप पास के अस्पताल में उसको लेके जाएं। डॉक्टर सिंह, हाइपोग्लाइसीमिया यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल गिर जाना, ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? सबसे पहली चीज़ तो सिम्टम्स हाइपोग्लाइसीमिया के क्या होते हैं। मरीज़ जो शुगर के मरीज़ होते हैं, शुगर की दवाइयाँ ले रहे होते हैं, अगर उनको अचानक घबराहट हो, पसीना आने लगे, रेस्टलेसनेस या नींद ज़्यादा आने लगे, बेहोशी, भूख ज़्यादा लगना, ये सारे सिम्टम्स हैं हाइपोग्लाइसीमिया के। उस समय कुछ भी मीठी चीज़ उठा के ले लीजिए। यूजुअली हम एडवाइस करते हैं कि जो शुगर के मरीज़ हों अपने पास टॉफ़ी रखें। अगर कभी भी उनको ऐसे कोई सिम्टम्स लगे तो एक टॉफ़ी तुरंत ले लें। डॉक्टर निरुपमा, ब्रेन अटैक या हार्ट अटैक होने पर फर्स्ट एड देने की कोशिश करें या अस्पताल जाएं? अस्पताल जाएं। डॉक्टर सुबोध, इमरजेंसी में किसी पास के अस्पताल जाएं या किसी बड़े अस्पताल? पास के अस्पताल जाएं अगर आपको नहीं पता है कि क्या बीमारी है।
डॉक्टर पीएन सिंह, अगर छोटे अस्पताल या नर्सिंग होम में गए तो बड़े अस्पताल में फिर मरीज को शिफ्ट करना मुश्किल हो जाएगा। जब किसी छोटे अस्पताल में जाएं तो सबसे पहले फर्स्ट एड करके पेशेंट को स्टेबलाइज करते हैं। साथ में वो अस्पताल वालों का जो मेडिकल स्पेशलिस्ट होते हैं उनका फ़र्ज़ होता है कि वो कहाँ पे जाना है उसको भी कोऑर्डिनेट करें। किस तरह की एम्बुलेंस चाहिए, एम्बुलेंस में क्या फैसिलिटी चाहिए, कहाँ पे जाना है, वहाँ पे बेड्स है कि नहीं, ये सारे ऑप्शंस रिलेटिव्स को डिस्कस करना चाहिए। प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए और अरेंज करके जब सब अरेंज हो तभी भेजना चाहिए। डॉक्टर शर्मा, प्राइवेट अस्पताल में गए तो मरीज को आईसीयू में रखने पर लंबे समय तक रखा जाएगा और लाखों खर्च होंगे। गलत है, बिल्कुल गलत है। जितनी ज़रूरत उसे आईसीयू की है उतना ही उसको रखा जाएगा और लाखों खर्च होने के बाद उस पर डिस्कशन एंडलेस है, वो हो सकता है। ठीक है, तो अब ऐसा करते हैं कि अब हम चलते चलते आप सभी से कुछ वो बातें समझ लेते हैं कि जो, जैसे डॉक्टर आलोक ने भी बताया कि किन बातों का हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, खासकर अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए। डॉक्टर निरुपमा, आपसे शुरू करते हैं। आप क्या बताना चाहेंगे, हम सबको किस तरह से तैयार रहना है? देखिए, एक मेडिकल इमरजेंसी जो डिस्कस नहीं हुई है वो होता है जल जाना। बच्चों का, बड़ों का घर में जल जाना। जलन थोड़ा सा भी जल सकता है आदमी और बहुत बड़ा भी जल सकता है सिलेंडर फटने से। तो ज़्यादातर लोग उस पर क्या करते हैं कि कुछ भी उठा के, कंबल वंबल उठा के उस पर डाल देते हैं और उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं। सोचते हैं कंबल डालने से आग बुझ जाएगी। या वो बिल्कुल सही है, जले हुए मरीज को हाइपोथर्मिया होता है तो उसके लिए आपको हमेशा साफ चादर डालनी चाहिए। हमेशा पहले साफ चादर डालिए, उसके ऊपर आप कंबल डाल सकते हैं और उसको प्रिवेंट करके आप मरीज को अस्पताल लेके आइए तुरंत। अगर बड़ा हुआ ज़्यादा जला है मरीज, और अगर कम जला है तो उसको ठंडे पानी से धो सकते हैं। हाथ में छींटे पड़ गए हैं या कुछ हो गया इस तरह की तो कोई इतनी बड़ी मेडिकल इमरजेंसी वो है नहीं। अगर परसेंटेज ऑफ बर्न पे ज़्यादा डिपेंड करता है। और ये भी कहा जाता है कि स्याही या टूथपेस्ट या इस तरह की कोई चीज नहीं लगानी है। आटा, आलू कुछ भी लगाते हैं? कुछ भी बिल्कुल नहीं लगाना, कुछ भी लगाते हैं? सिर्फ भी नहीं लगाना? पानी से धोना है, सिर्फ पानी से। बर्फ के पानी से भी नहीं धोना है, पानी से, सादे पानी से धोना है, खूब धोना है उसको। डॉक्टर पीएन सिंह, क्या बातों का ध्यान बहुत ज़रूरी है रखना और क्या सावधानी रखनी होगी ऐसे में? देखिए, मेरी आपको सबको एडवाइस ये होगी कि अगर आपके घर में कोई मरीज़ है तो उस मरीज़ की बीमारी के बारे में जानें आप और अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा लें जब आप डॉक्टर को दिखाने जाएं कि उस बीमारी के साथ क्या क्या इमरजेंसीज हो सकती हैं। जैसे अगर शुगर का मरीज़ है तो हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर लो हो सकती है। अगर हार्ट का पेशेंट है तो चेस्ट पेन, उसको सीरियस लेने की ज़रूरत है। उस समय आप डॉक्टर से ज़रूर पूछें कि हम कौन सी दवाइयाँ दे सकते हैं। जैसे अगर चेस्ट पेन हो रहा है तो सॉर्बिट्रेट जीभ के नीचे रखें, एक डिस्प्रिन ले लें। अगर बीपी का कोई मरीज़ है तो आप ये पूछें कि अगर बीपी ज़्यादा होता है दवाई लेने के बावजूद भी तो हॉस्पिटल पहुंचने से पहले मैं कौन सी दवाई लेके आऊँ। ठीक है। ऐसे अगर किडनी का पेशेंट है, किडनी के पेशेंट को मान लीजिए कि यूरिन आना बंद हो जाता है या फिर सांस फूलने लग जाती है तो सबसे पहली चीज़ क्या करना है और तुरंत हॉस्पिटल लेके आना है। डॉक्टर सुबोध, आपके माध्यम से मैं ये जरूर कहूँगा कि दुर्घटना के बारे में मैं ज़रूर एक मैसेज देना चाहता हूँ कि बचाव में ही सुरक्षा है और वही इलाज है आपका। तो आप 2 व्हीलर्स चलाएं तो हेलमेट ज़रूर पहनें, 4 व्हीलर चलाएं तो सीट बेल्ट पहनें, ड्रिंक और ड्राइविंग ना करें और घायल की मदद करें, उसको अस्पताल पहुँचाएँ, उसके लिए कोई आपको परेशान नहीं करेगा। जी, बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए हमारे सभी विशेषज्ञों का। और किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में ज़रूरी है कि सही तरीके से उसे डील किया जाए और ख़ास तौर पर ये ध्यान रखें कि लापरवाही ना करें या फिर कोई ऐसी गलत प्रैक्टिस ना करें जिससे छोटी सी बीमारी भी इमरजेंसी में बदल सकती है। आपसे विदा लें इससे पहले एक ज़रूरी बात आपसे ज़रूर करना चाहेंगे, वो ये कि अब हमारी मुलाकात होगी 15 नवंबर की सुबह। 15 नवंबर तब जबकि टोटल हेल्थ के लिए और दूरदर्शन न्यूज़ के लिए और हम सब के लिए और ख़ास तौर पर आप दर्शकों के लिए एक बड़ा अवसर है, क्योंकि उस दिन टोटल हेल्थ के पूरे होंगे 600 एपिसोड। तब तक के लिए नमस्कार।